फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए, यानी जिसमें आपके आईटीआई ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पार्ट के लिए हम लोग 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका यह पार्ट फर्स्ट है, यानी पहला वीडियो है। और आप लोगों को बता दें कि ये 1000 क्वेश्चन फिटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी यदि आप इन ट्रेड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आप लोगों को बता दें कि ये 1000 क्वेश्चन पिछले पेपर पर आधारित है, निमी बेस्ड है, जहां से इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी लेवल का इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 1000। और यदि आप इस 1000 क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको जो है आपके ट्रेड से, फिटर, टर्नर या फिर मशीनी ट्रेड से क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यदि आप पढ़ लेते हैं ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से इस 1000 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो यहां पर मान के चलिए कि 70 से 80% एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको देखना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट भी देखने को मिल जाती है और आईटीआई के फिटर, टर्नर एवं मशीनी ट्रेड को पढ़ाया भी जाता है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप लोग को बता दें कि इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में फिटर, टर्नर, मशीनी तीनों ट्रेड, आईटीआई के ट्रेड इंक्लूड हैं, ठीक है। और यदि आप लोग यहाँ पर देखें तो ये 1000 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में है और दूसरा हिंदी लैंग्वेज में। यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू लिखकर भेजिए। तो वहां पर आप लोगों को 200 रुपए पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को ये 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो एकदम लास्ट में जब आप लोग जाएंगे, यहां पर लास्ट में जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को आंसर की मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर ओवरहीटेड ड्रिल व्हाइल ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण क्या है, ठीक है। यानी जब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करते समय आपका ड्रिल बिट जो है अधिक गर्म हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, क्या ड्रिल को सही ढंग से पकड़ा नहीं गया है, या फिर सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, क्या कारखंड को सही ढंग से नहीं मजबूती से पकड़ा गया, या फिर क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्या अवकाश कोण सही नहीं है, या फिर फ्लूट्स आर क्लॉग्ड विथ चिप्स, क्या चिप्स के कारण फ्लूट ब्लॉक हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। यानी यदि क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो वहां पर ओवरहीट होने का कारण बनेगा, यानी आपका ड्रिल ओवरहीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है जो आपको यहां पर फिगर में दिखाया गया है। क्या ये स्टोन ड्रेसर है, देखिए ये ड्रेसर के प्रकार होते हैं, ठीक है, डायमंड ड्रेसर है, स्टार व्हील है, या फिर एब्रेसिव। तो जैसा कि आप लोगों को चित्र से ही यहां पर क्लियर हो पा रहा है, स्टार व्हील ड्रेसर है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहां पर हर पार्ट में हम लोग जो है इसको 25 वीडियो में कवर करेंगे और हर वीडियो में जो है 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो भी ना बने। यहां पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16 into 2.0, यानी यहां पर बोला गया है कि आपको एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना है, जिसका साइज यहां पर दिया गया है। तो आप साइज को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ब्लैंक साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन मिल जाता है 14 मिलीमीटर, 15.8 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, या फिर यहां पर भी 16 मिलीमीटर है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है ब्लैंक साइज बराबर मेजर डायमीटर होता है -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी जो है थ्रेड की गहराई। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मेजर डाय आप का मिल जाता है, यहाँ पर ये आपकी पिच मिल जाती है, तो डेप्थ ऑफ थ्रेड में जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 15.8 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू द रूट, यानी क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। यहाँ पर थ्रेड की बात की गई है, चूड़ी की बात की गई है। तो देखिए जो आपकी थ्रेड होती है तो वह कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका निचले वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्रेस्ट होता है, क्या होता है, क्रेस्ट होता है, सॉरी ये आपका जो है रूट होता है, क्या, रूट जिसको जड़ बोलते हैं, और क्रेस्ट आपका ऊपर वाला भाग होता है, क्या,
क्रेस्ट आपका ऊपर वाला भाग होता है। क्रेस्ट मतलब शिखर, रूट माने जड़। तो ये वाला भाग आपका रूट हो गया और ये वाला भाग आपका क्रेस्ट हो गया। तो यही बोला गया है कि क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी चूड़ी की गहराई कहलाएगी। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सारे जो है प्रैक्टिकल बेसिस आपको क्लियर करते चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर बस बता रहे हैं। आंसर के लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को भी ले लेंगे और आप लोग आंसर देख लेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है? उससे ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोगों को एग्जाम तक याद भी रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच गेज इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की यहाँ पर मिस प्रिंट है, थ्रेड की यानी चूड़ी की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो जब थ्रेड की प्रोफाइल को हमको कंपेयर करना होता है तो हम कौन से गेज का यूज करते हैं? हम यहाँ पर रेडियस गेज का यूज करते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा? रेडियस गेज। बाकी प्लग गेज, फीलर गेज, रिंग गेज ये तो होंगे नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला गया है 6 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। यदि ड्रिल का यानी ड्रिल बिट का आपका अवकाश कोण अधिक है तो क्या होगा? कटिंग एज विल बी ब्लंट, क्या कर्तन कोर ब्लंट हो जाएगा? या फिर कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, क्या कर्तन कोर नहीं होगा मतलब तेज नहीं होगा? या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है कटिंग एज विल बिकम वीक, कर्तन कोर कमजोर हो जाएगा? या फिर कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल, क्या कर्तन कोर पदार्थ को नहीं काटेगा? तो जब हमारा अवकाश कोण अधिक हो जाता है तो वो क्या होता है? सॉफ्ट मटेरियल के लिए हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा कटिंग एज तीखा तो हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा कर्तन कोर कमजोर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 7 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, यानी यहां पर ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। जैसे ये आपका जॉब हो गया और ये वाला आपका टूल हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है? स्क्वायर शोल्डर बनाया जा रहा है, फिल्टेड शोल्डर, फ्लैट शोल्डर, बेबल्ड शोल्डर या फिर अंडरकट शोल्डर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर में? डी ऑप्शन अंडरकट शोल्डर। यहाँ पर देखिए ये अंडरकट बना रहा है, ठीक है? तो अंडरकट शोल्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द स्पेंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 40 मिलीमीटर कास्ट आयरन रॉड इफ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर पर मिनट। यानी यहाँ पर बोला गया है आपको क्या कैलकुलेट करना है? 40 मिलीमीटर के ढलवा लोहा राड को टर्न करना है, जिसके लिए आपको स्पेंडल स्पीड ज्ञात करना है यानी आरपीएम फाइंड आउट करना है और कटिंग स्पीड यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन बटा 1000, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तो आपको कटिंग स्पीड दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? एन यानी आरपीएम फाइंड आउट करना है। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा कटिंग स्पीड इनटू 1000 अपान पाई डी हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। फार्मूले में यदि आप मान रखेंगे तो यहाँ पर आपकी कटिंग स्पीड कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। 15 गुणे 1000 बटा पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 यहाँ लिखेंगे, गुणे 7 ऊपर चला जाएगा और एंटी डी कितना? डायामीटर आपका कितना दिया गया है? 40 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 40 कर देंगे। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन में 120 के आसपास आएगा, 119 के आसपास। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? यानी जब मास प्रोडक्शन किया जाता है, एक ही प्रकार के जॉब को जो है अधिक मात्रा में जब तैयार किया जाता है तो उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं, बहु उत्पादन कहते हैं। तो उसमें किसका यूज किया जाता है? सॉलिड टूल का, ब्रेस्ड टूल का, थ्रो अवे टाइप टूल का या फिर नन ऑफ द अबव? क्या इनमें से किसी को नहीं? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन थ्रो अवे टाइप टूल का। जैसे अपना एक पिन नहीं आता था जिसको बोलते थे गांव में बच्चे लिखो फेंको, मतलब एक बार यूज करो और उसको फेंक दो, तो थ्रो अवे टाइप वाले टूल का यूज किया जाता था। नेक्स्ट 10 नंबर में क्या बोला गया है? व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर व्हाइल ड्रिलिंग। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा? यानी सेंटर से जो आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये जॉब है, ठीक है, ये आपका जॉब है कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पर
ड्रिल करना है, लेकिन आपका केंद्र में जो इसका सेंटर लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से, तो सेंटर में जो है पॉइंट नहीं है, ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है, तो क्या होगा, क्या ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल खुरदुरा होल बनाएगा या फिर अधिक आकार का होल बनाएगा। तो जब हमारा ड्रिल बिट कहें कि स्पिंडल केंद्र में नहीं होता है, सेंटर में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ओवर साइज्ड होल बनता है, अधिक आकार का छेद तैयार होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इसका क्वेश्चन देख लेंगे, तो यदि आपको देखना है केवल क्वेश्चन, तो इसका PDF आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप में मैसेज करना है और बताना है 1000 MCQ चाहिए, तो वहाँ पर आप लोगों को 200 रुपये पेमेंट, कितना 200 रुपये पेमेंट करने के बाद आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में क्या बोला गया है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पेंडल, यानी मशीन स्पेंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ड्रिफ्ट का, स्लिप का, पंच का या फिर हैमर का। तो किसका उपयोग किया जाता है, ड्रिल ड्रिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पर कई ऑप्शन, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ड्रिल ड्रिफ्ट दे देगा, और एक जो आपका रिबिटिंग में यूज होता है ड्रिफ्ट, उसको दे देगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल ड्रिफ्ट दिया है चारों ऑप्शन में, देख लीजिए ड्रिफ्ट बस है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, नहीं तो क्या, ड्रिल ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेम द टैप रिंच यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का प्रकार बताइए। तो वहां पर जहां पर प्रतिबंधित स्थान होता है, बाधित स्थान, तो वहां पर हम टी टाइप वाले हैंडल टैप रिंच का यूज करते हैं, टी हैंडल टैप रिंच। तो क्या आप राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का बी ऑप्शन। नेक्स्ट 13 नंबर में क्या पूछा गया है कि व्हाट द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, जो आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है तो उसमें प्रोटेक्टर हेड का परिशुद्धता क्या है, 1 डिग्री 5 डिग्री 5 मिनट, 5 मिनट 5 सेकंड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है। तो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है 0 पॉइंट कितना, 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी मिलीमीटर रहेगा, 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर, यानी 0.002, यानी 2 माइक्रोन प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में। ठीक है, ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है 10 मिलीमीटर लंबाई में 2 माइक्रोन की। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यानी AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ऑप्शन मिल जाता है मोर इनिशियल कॉस्ट, नॉट फ्री फ्रॉम AC आर्क ब्लो, मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, और डी में मिल जाता है नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस, यानी अलाव धातु के लिए मतलब अलाव धातु के वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन में मिल जाता है नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी जो अलाव धातु होते हैं उनके वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है हमारी AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर 16 नंबर में कि विच पंच इज यूज्ड फॉर बिटनेस मार्क, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो बिटनेस मार्किंग के लिए हम डॉट पंच का यूज करते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिन पंच का यूज हम मुलायम पदार्थों पर करते हैं। बेल पंच का जो है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, गोल जाप का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, और जो सेंटर पंच का यूज होता है ये ड्रिल किए जाने वाले स्थान को पॉइंट देने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए। विच फाइल इज हैविंग रॉ ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकंड कट फाइल या फिर डबल कट फाइल। तो ऐसी कौन सी फाइल है जिसमें एक दिशा में एक तरफ दांते कटे होते हैं, तो कौन सी होती है, वह सिंगल कट फाइल होती है। देखिए यदि उसका शेप कुछ फेस वाला बनाकर दिखाएं तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे दांते एक रो में कटे होते हैं। ठीक है, ऐसे कटे होते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो है सिंगल कट फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है, यानी कटिंग स्पीड की यूनिट क्या है। मीटर पर रिवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, मीटर प्रति मिनट, या फिर डी में मिलीमीटर पर मिनट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन में मिल जाता है मीटर पर मिनट। जो हमारी कटिंग स्पीड की इकाई होती है वह क्या होती है, मीटर पर मिनट होती है, मीटर पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर में क्या बोला गया है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। यानी जो आपका वी ब्लॉक होता है तो उसमें दो ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए होता है और ग्रेड बी होता है। तो बोला गया कि ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। ऑप्शन दिया गया टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील, या फिर क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन। तो देखिए जो ग्रेड ए वाला वी ब्लॉक होता है यह हाई क्वालिटी वाले स्टील से यूज किया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी स्टील इसमें यूज किया जाता है बनाने के लिए। जबकि बी ग्रेड वाला जो होता है उसके लिए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के यूज किया जाता है। जो हमारा ए वाला होता है यह जो है लंबाई इसकी कम होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है, साइज। नेक्स्ट बोला गया 20 नंबर, हु इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, ट्रूइंग करना चाहिए, ग्लेजिंग करना चाहिए, लोडिंग, या फिर ड्रेसिंग। तो जब हम नया ग्राइंडिंग व्हील लेते हैं तो उसकी थोड़ा सा बैलेंसिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक चलने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रूइंग करते हैं। ए ऑप्शन में राइट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। अभी कटिंग स्पीड पूछा गया था, अब फीड पूछा गया है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई जो होती है वह क्या होती है, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 22 नंबर में, यहाँ पर 22 नंबर में बोला गया है, एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर लें। क्या बोला गया है 22 नंबर में, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवेज। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिगर बना कर बता देता हूं जिससे आसानी हो आप लोगों को चीज़ों को समझने में। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका जॉब है, सॉरी कुछ इस तरीके से आपका जॉब है। ठीक है ना, परफेक्टली नहीं बन रहा है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर जब 90 डिग्री का होता है तो वहां पर हम की वेज काटने के लिए की वेज काटने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। लेकिन जब 90 डिग्री की कोनों की वेज कटा होता है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वहां पर जब कोनों पर कार्य करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का। और यहां पर यही बोला गया है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द की वेज के कोनों से मटेरियल को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो डायमंड पॉइंट चीजल का। बाकी बोले कि की वेज काटने के लिए यानी चाबी मार्क काटने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वहां पर क्रॉस कट चीजल या फिर उसी का दूसरा नाम है कैप चीजल, तो उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया 23 नंबर में, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। यानी उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी होती है। क्या वह जेनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 23 का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर तो ए में ही मिल जाता है, जेनी कैलिपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एक टांग सीधी होती है जबकि दूसरी टांग मुड़ी होती है। 24 नंबर में बोला गया है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए, रेताई करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, हैंड फाइल, वास्टेड फाइल, रास्प कट फाइल, या फिर सिंगल कट फाइल। तो यहां पर वुड एंड लेदर की बात की गई है, इसलिए आपका रास्प कट फाइल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 25 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। बात्या भट्टी से, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है, क्या पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, या फिर मैलिएबल आयरन है। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस बात्या भट्टी से जो हमको प्राप्त होता है वह कौन सा प्राप्त होता है, यहाँ पर पिग आयरन
ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस से बात्या भट्टी से जो है पिग आयरन पिटवा लोहा प्राप्त होता है। कास्ट आयरन कुपोला फर्नेस से और राट आयरन जो होता है रिवर्बरेटरी भट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द डिफेक्ट केस इफ द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट व्हाइल फेसिंग। यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता, टूल को सही सेंटर हाइट पर सेट नहीं किया जाता है, तो दोष क्या होगा? क्या कन्वेक्स फेस बनेगा, कॉनकेव फेस बनेगा, पिप लेफ्ट इन द सेंटर, क्या हमारे केंद्र में पिप बनेगी? कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई जाब है, ठीक है, ये आपका कोई जाब है जो कि राउंड शेप में है, तो यहां पर क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके की सेंटर में पिप बन जाती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन, पिप लेफ्ट इन द सेंटर, केंद्र में पिप बनकर रह जाएगी। दोस्तों यहां पर बहुत बारीकी से आप लोगों को क्वेश्चन को समझा रहे हैं। यदि आप लोग इस 1000 क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको CBT 2 एग्जाम में जो पार्ट बी वाला सेक्शन है उसमें आपको 33% लाकर जो है क्वालिफाई करना है, तो उससे तो कोई नहीं रोक सकता। हम कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन का रहेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहां पर मान के चलिए कि 50 से कितना, 50 से 60 क्वेश्चन एज इट इज आपको ऐसे 1000 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 27 नंबर में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। काटने की गति की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। थोड़ा सा हिंदी में मिस प्रिंट है। कटिंग स्पीड की इकाई क्या होगी टर्निंग ऑपरेशन में। यहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात नहीं की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात नहीं है। यहां पर कटिंग स्पीड इन टर्निंग में बात की गई है। मिलीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट या फिर मिलीमीटर पर मिनट। तो देखिए टर्निंग में कटिंग स्पीड की इकाई बोली गई है, तो ये तो क्लियर है कि मिनट में ही कैलकुलेट होगा। तो यहां पर 27 का सी ऑप्शन मीटर पर मिनट में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर में क्या बोला गया, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। चूड़ी के क्रेस्ट और रूट के बीच का भाग, जैसा कि पहला ही या दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। मान लीजिए ये आपकी थ्रेड है, ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट यानी शिखर, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं रूट, क्या रूट यानी जड़। तो अब आपको यहां पर उसमें पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि आपको वर्टिकल हाइट नापना है, लेकिन आपको यहां पर वर्टिकल हाइट ना नापकर आपको यहां से यहां की जो है टेपर लेंथ की बात की गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। तो यहाँ रूट और क्रेस्ट के बीच की दूरी बात की गई है, तो यहाँ पर ऐसे नापेंगे देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैंक कहलाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है, तो ये किस पर काम करता है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पर काम करता है। सी ऑप्शन 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि आई थिंक 30 मिनट के आसपास पहुंच चुका है और 30 क्वेश्चन नहीं कवर कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा फास्ट करने की, नेक्स्ट वीडियो से फास्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट का, कैडमियम का, वेनेडियम का या फिर मोलिब्डेनम। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल ऑप्शन यहां पर आपको 30 नंबर में दिख रहा है वह ए ऑप्शन, कोबाल्ट में से जो है मैग्नेट को, बॉल बियरिंग को और कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जाम्ड इन द ग्रूव एंड केस ब्रेकेज। यानी टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से, टूल को फंसने से बचाता है और टूटने का कारण बनता है। ठीक है, फंसने से रोकता है। क्या साइड रैक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या फिर फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है, यानी अगर वो नहीं रहेगा तो टूटने का कारण बन जाएगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 31 में, बी ऑप्शन, साइड रिलीफ एंगल। क्योंकि साइड से कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आई थिंक था फिगर वाला, ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्लियरेंस दिया जाता है उसको साइड रिलीफ बोला जाता है, जिसके वजह से ये ग्रुप में फंसता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए इस टूल की चौड़ाई कितना है, यहाँ पर इतना चौड़ाई है, ठीक है इतना, लेकिन यहां पर क्या हो गया, घट गया है, तो ये एक एंगल बन गया ना, तो इसी को साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब 31 के क्वेश्चन में चलते हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में क्या बोला गया है,
विच बियरिंग विथ स्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस, किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के यानी बियरिंग के अक्ष के समानांतर होता है, नीडल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, प्लेन बियरिंग या फिर स्प्लिट बियरिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का बी ऑप्शन, थ्रस्ट बियरिंग। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या है, तो टू ट्रांसमिट टॉर्क, क्या टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए, तो एग्जैक्ट यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 34 में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर, की वे टेपर का अनुपात क्या है, तो जनरली जो होता है की वे का टेपर 1:100 होता है। जैसे मान लीजिए किसी रॉड की लंबाई किसी चाबी की लंबाई मान लीजिए कितना है 100 मिलीमीटर, क्या 100 मिलीमीटर, तो इसके टेपर में इस डायमीटर में मान लीजिए ये ए वाला भाग है और ये बी वाला भाग है, तो ए वाला यदि 100 मिलीमीटर का होगा 100 मिलीमीटर का होगा तो बी वाला 99 का होगा, यानी 100 की लंबाई में एक का जो है डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर 1:100, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में बोला गया है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मनी टाइप्स ऑफ एसिड, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों का प्रतिरोधी है, यानी कई प्रकार के एसिड का जो है रेजिस्टेंस है, टिन, निकल, लेड या फिर क्रोमियम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 35 में सी, लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर में क्या बोला गया है कि विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, उच्च फिनिश होती है, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या फिर लैपिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी ऑप्शन, यहाँ पर 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर में क्या बोला गया है व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, कोई विशेष प्रकार के आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की सही प्रक्रिया क्या है, क्या सबसे बड़ा स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें या फिर तो हाँ यही ऑप्शन राइट आंसर मिल जाता है, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। जैसे मान लीजिए आपको 10 मिलीमीटर का स्लिप गेज नहीं है और आपको बनाना है 10 मिलीमीटर का, और आपके पास है क्या 5 मिलीमीटर का है, 3 मिलीमीटर का है, 2 मिलीमीटर का है और 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कम से कम टारगेट किया जाता है कि कम से कम स्लिप गेज लगे, तो पहले हम 5 मिलीमीटर का लगा लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा 5 मिलीमीटर वाला, फिर उसके बाद 3 मिलीमीटर वाला लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो है 2 मिलीमीटर वाला, तो टोटल हमारा 10 मिलीमीटर का हाइट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है बिल्टअप किया जाता है। तो ए ऑप्शन ही आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात, ठीक है, नरम इस्पात और अलाव धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है, यानी सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल के लिए और लैपिंग ऑपरेशन में। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरान कार्बाइड या फिर फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्यूज्ड एल्यूमिना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड का जो है अलग से, बोरान का जो है गेज वगैरह में यूज किया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया 39 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए हीट ट्रीटमेंट की कई सारी प्रोसेस होती हैं, उनमें से एक है एनलिंग। तो एनलिंग का मेन पर्पज क्या होता है, टू एड कटिंग एबिलिटी, ये तो हमारा हो जाता है हार्डनिंग का, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट बोला टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, क्या आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना है, या फिर सी ऑप्शन रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, वो तो नॉर्मलाइजिंग में होता है, और कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा टेम्परिंग हो जाएगा, टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन बी ऑप्शन में जो आपको मिल जाता है कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने का जो टारगेट होता है वह एनलिंग का होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, तो कहाँ यूज करते हैं, मेजर डेप्थ, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजर एंगुलर डायमेंशन, मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट, क्या होल और स्लॉट की जो है
है साइज मापने के लिए, तो एग्जैक्ट हम यहीं पर टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस फर्स्ट वीडियो में हमने जो है 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसको बहुत बारीकी से समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं कल नेक्स्ट पार्ट, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। और यहां पर आपको ये पीडीएफ, यदि इस 1000 क्वेश्चन के पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर व्हाट्सएप में डीएम करिए जो है आप लोग। वहां पर जो है आपको बताना है कि 1000 एमसीक्यू सीरीज हमको चाहिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, जिसके लिए आपको 200 पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को वहां पर स्कैनर दिया जाएगा, तो उसमें आप 200 का पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। तो आपको भी चाहिए तो अभी मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।